आ जाओ समझते बेटा नर जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, कल हमने बेसिक चीजें समझ लिया था, तो देखो आराम से मैं समझाऊंगा। नर जनन तंत्र हम इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हम इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले अंग के अंतर्गत हम किसको रखेंगे? प्राथमिक अंग को रखेंगे। और कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि प्राथमिक अंग के अंतर्गत हम किसको रखेंगे? वृषण को। क्यों रखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं जो करेगा युग्मक का निर्माण वो हमारा आएगा प्राथमिक अंग में। अगर ये मादा जनन तंत्र होता तो यहीं पे उसकी जगह पे वृषण के स्थान पर क्या हो जाता? ओवरी या फिर अंडाशय हो जाता। दूसरे अंग में हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम सहायक अंग या फिर द्वितीयक अंग कहेंगे। इसके अंतर्गत अंग को हम 2 कैटेगरी में खुद बांटेंगे। एक तो हम बांटेंगे सहायक नली और एक हम इसको बांटेंगे सहायक ग्रंथि में। कौन कौन सी ग्रंथियां मदद करती? कौन कौन सी नली मदद करती? सहायक नली में जिसको हमें पढ़ना है बेटा विस्तार से, तो हमें क्या पढ़ना? हमें पढ़ना है सूत्रजन नलिका, उसके बाद हमें पढ़ना सूत्रवाहिका, उसके बाद हमें पढ़ना अधिवृषण, उसके बाद हमें पढ़ना क्या? उसके बाद हमें पढ़ना शुक्रवाहिनी, ये हमें पढ़ना। और अगर हम सहायक ग्रंथि की बात करें तो नर में हमें 3 सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ना होता है। पहली ग्रंथि होती है शुक्राशय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल भर भर के बनते। एक होती है आपकी शुक्राशय, दूसरी हमारी होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसको आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और नाम से दे देता है पुरोष्ट ग्रंथि, और तीसरा आपकी होती है काउपर, या फिर जिसको हिंदी में कभी कभी लिख कर दे देता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के बारे में। और तीसरा हम किसको समझेंगे? तीसरा हम समझेंगे बाह्य जननांग में। तो कल भी मैंने आपको ये बात बता दिया था, बाह्य जननांग के अंतर्गत हम किसको रखेंगे? शिश्न यानी कि पेनिस को रखेंगे। इसको हमें सबको एक एक करके विस्तार से पढ़ना है। ये रहा आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट, आप फटाफट इसको नोट डाउन करें। एक संरचना हमने मिस कर दिया, वो है वृषण जालक। हालांकि वृषण जालक या जालिका ये आपका शुक्रजन नलिका के बाद आप इसको यहां लिखिएगा, तब आपका क्रम से हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिएगा और हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वृषण यानी टेस्टिस के बारे में। आप इसको फटाफट नोट करें, मैं आगे समझाना चालू कर रहा हूं, जल्दी नोट करें। समझते हैं आगे किसके बारे में? वृषण के बारे में, है ना। देखिए वृषण क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझाऊं। ऐसा कुछ, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? वृषण की संख्या, तो याद रखिएगा वृषण संख्या में कितने होते हैं? 2। अगर हम इनकी लंबाई की बात कर दें, ये वाला हिस्सा, अगर हम वृषण की लंबाई की बात करें बेटा, तो वृषण की लंबाई कितनी होती है? तो ये वाला जो लेंथ होता है वो होता है 4.5, ये होता है 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी लंबाई कितनी होती है? 4.5 सेंटीमीटर। अगर इस वाली दूरी की बात करें, यानी अगर हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, यदि हम बात करें वृषण के चौड़ाई की, तो वृषण चौड़ा कितना होता है? तो वो होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास। वहीं अगर हम वजन की बात करते हैं तो वजन कितना होता है? 20 से 25 ग्राम होता है। बेसिक सा सवाल समझिएगा, वृषण क्या होता है? तो पहली चीज याद रखना, वृषण किसमें पाया जाता? वृषण पुरुषों में पाया जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? संख्या 2। लंबाई 4.5 सेंटीमीटर के आसपास।
और चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है भाई मेरे 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें वजन की तो वजन होता है 20 से 25 ग्राम। अब देखो वृषण के चारों ओर एक संरचना पाई जाती है जो वृषण को चारों ओर से घेर के रखती है, इसका नाम क्या होता है, वृषण कोश। याद रखिए वृषण कोश क्या काम करता, तो अगर वृषण कोश है, याद रखिएगा वृषण कोश वृषण के तापमान को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम करने का काम करता है। मतलब अगर वृषण का तापमान मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस है, यदि हम मान लेते हैं कि वृषण का तापमान या बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो वृषण कोश क्या काम करता है, वृषण के तापमान को कम करने का काम करता है, यानी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग वो आएगा 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये सवाल बनता है कि वृषण कोश क्या कार्य करता है, तो आप बताएंगे वृषण कोश, आप कहेंगे वृषण कोश किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि वृषण कोश, वृषण जिस थैली में रहता है, या कह सकते हैं वृषण की थैली को, वृषण की थैली को क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। वृषण की थैली को वृषण कोश कहते हैं, यानी कि वृषण जिस थैली में रहता है उसे वृषण कोश कहते हैं। और वृषण कोश क्या काम करता है, वृषण के तापमान को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम करने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं इसकी उपस्थिति की, तो उपस्थिति में आगे आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। ये वाली लाइन वृषण कोश, मैंने आपको बताया वृषण कोश में ही एक संरचना पाई जाती है, एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है डार्टोस सेल। ये है आपकी एक इंपॉर्टेंट सेल। डार्टोस सेल क्या काम करती है, या जिसको हम कहते हैं डार्टोस कोशिका। मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैंने समझाया वृषण के बारे में, वृषण क्या होता है, तो आप कहेंगे वृषण सामान्यता है ना, मतलब किसमें पाया जाता है, ये नर जनन तंत्र का एक अहम हिस्सा है। एक्चुअल में इसी के अंदर किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है ना। इसके अंदर ऐसी बहुत सारी 200 से 400 छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते, इनको बोलते हैं बेटा वृषणीय पिंडक। मैं सब आपको समझाऊंगा सबके बारे में विस्तार से। इसके अंदर 1 से 3 पतली पतली नलिकाएं होती हैं, ऐसे हर पिंडक के अंदर ऐसे 1 से 3 पतली पतली नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं को हम क्या कहते, इन नलिकाओं को कहते शुक्रजन नलिका। समझ में आ रही बातें, फिर से समझिए वृषण के बारे में। वृषण क्या होता है, तो कहेंगे वृषण संख्या में कितना होता है, वृषण संख्या में होता है 2। लंबाई इसकी होती है 4.5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। अगर वजन की बात करें तो इसका वजन होता है 20 से 25 ग्राम। और यह एक वृषण कोश नामक थैली के अंदर पाया जाता है जो इसके तापमान को कम करती है। कम कैसे करती है, इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसका नाम होता है डार्टोस कोशिका, या जिसको हम डार्टोस सेल कहते हैं। ये 2 अलग अलग महीनों में अलग अलग तरीके से काम करती है। कैसे करती है, अगर हम बात करें डार्टोस सेल की, अगर हम बात करें इसके गर्मी के मौसम में और ये ठंडी के मौसम में, 2 अलग अलग महीनों में जो डार्टोस सेल होती है वो अलग अलग तरीके से काम करती है। गर्मी के महीने में जो डार्टोस कोशिका होती है वो कैसी हो जाती है, शिथिल हो जाती है। शिथिल को कहते हैं भाई मेरे क्या, फैल जाती है। यानी कि गर्मी के महीने में जो डार्टोस कोशिका होती है वो शिथिल हो जाती है, फैल जाती है। क्यों फैल जाती है, ताकि वो वृषण को क्या कर सके, शरीर से दूर ले जा सके। शरीर से क्या कर सके, दूर ले जा सके। क्यों ले जा सके, दूर लेके जाएगी क्योंकि गर्मी में बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। आप गर्मी में जब क्लास में बैठते हैं तो आप दूरी बना के रखते हो। क्यों दूरी बना के रखते हो, ताकि जितना आप दूर दूर रहोगे, बॉडी टेम्परेचर होता है, जितना आप दूर दूर रहोगे आपको गर्मी का एहसास कम होगा। उसी तरीके से डार्टोस कोशिका वृषण को गर्मी के दौरान क्या करती है, शरीर से दूर लेके जाती है। कहेंगे सर शरीर से दूर ना ले जाए तो क्या होगा, तो भाई साहब शुक्राणु को जीवित रखने के लिए, क्या करने के लिए, ताकि क्या करे, शुक्राणु क्या रहे, शुक्राणु जीवित रहे। इस काम के लिए उसको क्या करता है, बॉडी से दूर ले जाने के काम कौन करती है, डार्टोस कोशिका। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा हुआ है, आप समझिएगा। कोई पूछेगा डार्टोस कोशिका कहां पाई जाती है, तो आप कहां बोलोगे, वृषण कोश में। अगर हम बात करें बेटा ठंडी की, तो ठंडी के दौरान ये क्या हो जाती है, ठंडी के दौरान ये क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। संकुचित का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाती है। कहेंगे सर क्यों सिकुड़ जाती, तो ताकि क्या कर सके, शरीर के
पास आ सके, शरीर के पास आ सके। कहेंगे सर शरीर के पास क्यों आए? ताकि शुक्राणु क्या रहे, ताकि शुक्राणु जीवित रहे, शुक्राणु जीवित रहे। आप जानते हो कि मनुष्य क्या होता है, एक समतापी जीव होता है। समतापी या फिर जिसको नियत तापी भी कहते हैं, क्योंकि इसके शरीर का तापमान कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता। अगर मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो 37 डिग्री ही बना रहेगा। अगर मौसम, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, अगर बॉडी के टेम्परेचर से कम हो जाता है तो हमें क्या लगती है, ठंडी लगती है। और वायुमंडल का टेम्परेचर जब बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है तो हमें गर्मी लगती है। दोनों स्थितियों में हम अपने शरीर को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं 37 डिग्री के आसपास। जब ठंडी आती है तो बॉडी का टेम्परेचर, वायुमंडल का टेम्परेचर 7, 8, 18 हो जाता है। लेकिन हम स्वेटर पहन के, चाय पी के या फिर कुछ भी, चाहे ब्लोवर लगा के, चाहे हीटर लगा के, जिस तरीके से भी अपनी बॉडी को 37 डिग्री के आसपास रखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए डाल्टोस कोशिका क्या काम करती है, ठंडी के दौरान सिकुड़ जाती है ताकि क्या हो सके, ताकि भाई जो ये शुक्राणु है यानी जो विषण है वो बॉडी के पास रहे। और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए शुक्राणु जीवित रह पाते हैं। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हम विस्तार से समझेंगे किसके बारे में, वृषण के बारे में। आप इसको फटाफट नोट करें, आगे हम समझेंगे फिर से वृषण के बारे में। लंबा टॉपिक है, कवर करेंगे।